तो हेलो दोस्तों, आज की ये आपकी 9वीं क्लास है। गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत आज ये 9वीं क्लास को हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक ना। 9वीं क्लास का जो टॉपिक है आज के वीडियो का, वो टॉपिक क्या है? द फीचर ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 चौथे नंबर पे आया था। इससे पहले 3 और एनसीएफ आ चुके थे, ठीक ना। 2005 वाला चौथे नंबर पर आया था। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रारूप, हिंदी में इसे हम बोलेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रारूप के क्या फीचर हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, इससे पहले ये कब कब आया था? 1975 में एक बार आया था, 1988 में एक बार आया था, 2000 में एक बार आया था और 2005 में ये चौथे नंबर पे आया था, जिसको कि आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक ना। आज इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद आपका एक एनसीएफ के अलावा एक एनसीएफ टीई भी होता है, जो कि बिल्कुल इससे अलग होता है, ठीक ना। ये सेम दोनों नहीं होते हैं। ये 2009 में आया था और इसको डिज़ाइन किसने किया था? एनसीटीई ने। इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, ठीक ना। तो ये इससे अलग है, 2009 में आया था, इसको डिज़ाइन एनसीटीई ने किया था, ठीक। अब एनसीएफ को डिज़ाइन कौन करता है? तो इसे एनसीईआरटी डिज़ाइन करती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक ना। एनसीईआरटी की वीडियो अपलोडेड है, इसको यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक ना। तो हम एनसीएफ का यदि हिस्ट्री देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि नेशनल फोकस ग्रुप बने थे, ठीक ना। 21 ग्रुप बने थे, जिसके तहत इसमें इस नेशनल फोकस ग्रुप के जो हेड थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, ठीक ना। प्रोफेसर यशपाल थे, जो कि 1993 में एक रिपोर्ट दिए थे, शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक ना। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट पे बर्डन यानी बोझ न पड़े, ठीक ना। तो यशपाल प्रोफेसर यशपाल जी के रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के और एनईपी, ठीक ना, गलती लिखा गया है। एनईपी 1986 की नीतियों से इंस्पायर होकर एनसीएफ को लाया गया था, ठीक ना। दो चीज़ों से इंस्पायर होकर। पहला क्या? पहला प्रोफेसर यशपाल जी की एक रिपोर्ट थी, 1993 में आई थी, शिक्षा बिना बोझ के। और दूसरा एनईपी 1986 से इंस्पायर होकर एनसीएफ को लाया गया, ठीक ना। तो एनसीएफ कैसे आया आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक। फिर इसके बाद एनसीएफ किस पे बेस्ड है हम लोग ये देख लेते हैं। तो एनसीएफ किस पे बेस्ड है? फिलॉसफी पे बेस्ड है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिज्म पे बेस है, रचनावाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। एनसीएफ किन किन बातों पे फोकस करता है, ठीक ना, कि बच्चों में हमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक ना। तो ये ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है जिससे कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, सेल्फ डूइंग बच्चे करके सीखें, ठीक ना। और फिर इसके बाद रोट लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, ये रोट लर्निंग को ख़त्म करना चाहता है और रोट लर्निंग को मीनिंगफुल लर्निंग में बदल देना चाहता है। यानी रटने की जो प्रविधि थी, बच्चा रट रट के याद करता था, उसको छोड़ के बच्चा अर्थपूर्ण चीज़ों को समझने लगे, मीनिंगफुल लर्निंग करने लगे, ठीक ना। फिर इसके बाद एनसीएफ के अनुसार टीचरों का क्या रोल होना चाहिए? तो यदि टीचरों के रोल की बात करें तो टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह होनी चाहिए, ठीक ना। फैसिलिटेटर यानी क्या है कि वो सुविधादाता की तरह होना चाहिए। किसके तरह? वो सिर्फ बच्चों को सुविधा प्रोवाइड करा दे, बाकी बच्चे उसमें अपना खुद करके सीखेंगे, ठीक ना। ऐसा एनवायरनमेंट उनको क्रिएट करके दे दे कि बच्चे करके सीखें और उनको प्रॉब्लम में फंसा दे ताकि वो प्रॉब्लम का समाधान खुद से करें, ठीक ना। तो एक टीचर का रोल कैसा होता है? फैसिलिटेटर की तरह, ठीक ना। और इसके बाद मतलब एक टीचर क्या होता है? स्टेज सेटर होता है, ठीक ना। स्टेज सेट करके दे देता है, वहाँ पे बच्चों को खुद से परफॉर्म करना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब हम एनसीएफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक ईसे से इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किससे? एक ईसे से, ठीक ना।
वो इसे किसका है? टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी का इसे है। और इसे का क्या उनका पंक्ति मतलब वो टॉपिक है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक ना। इस इसे से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि चाइल्डहुड के कुछ की एलिमेंट होते हैं, ठीक ना, बचपन के कुछ तत्व होते हैं जिन पे कि एनसीएफ फोकस करता है। पहला तत्व क्या है? इसके दो तत्व होते हैं। पहला तत्व क्या है? क्रिएटिव स्पिरिट, ठीक ना। क्रिएटिव स्पिरिट का अर्थ होता है कुछ नया करना। बच्चों को ऐसा एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आए, वो कुछ नया करे, ठीक ना। और दूसरा क्या है? जीनियस जॉय, ठीक ना। जीनियस जॉय का मतलब क्या है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक ना। उसके अंदर जो भी सामवेगिक या कह लीजिए जो भी इमोशनल्स उसके अंदर प्रवृत्ति है उसको बाहर ला पाए, ठीक ना। अपने भावों को बाहर लेके आए, वो अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर ला पाए। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इसे का टॉपिक था, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, इसमें चाइल्डहुड के दो की एलिमेंट्स आते हैं। पहला की एलिमेंट्स क्या है? क्रिएटिव स्पिरिट, जिसमें बच्चा कुछ मौलिक कार्य करेगा, नया करके कुछ सीखने की उसके अंदर क्षमता विकसित होगी। और दूसरा क्या है? जीनियस जॉय। जीनियस जॉय का मतलब बच्चा एक्सप्रेस करना सीखेगा, अपने अंदर के आर्टिस्ट को वो बाहर ला पाएगा, ठीक ना। तो एनसीएफ को जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एनसीएफ के अंदर मुख्य 5 निर्देश या कह लीजिए 5 सिद्धांत आते हैं जिन पे कि एनसीएफ बेस्ड है। एनसीएफ से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यदि आपने इन 5 सिद्धांतों को सही से पढ़ा है तो आई होप आप उसको सॉल्व कर जाएंगे, ठीक ना। तो इसके 5 मुख्य निर्देश या सिद्धांत हैं, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, ये डायग्राम है, ठीक ना। ये डायग्राम आप बना के इसको पढ़ सकते हैं। डायग्राम बना के आप इसको समझ सकते हैं कि क्या कुछ है, ठीक ना। फिर इसके बाद आप हम लोग एक-एक स्टेप को छोटे-छोटे रूप में देखेंगे, ठीक ना। मान लीजिए कि अगर इसको हम देखना यहाँ से भी यदि समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जो रोट लर्निंग है, ठीक ना, जो बच्चा रट के याद करता था उसको ख़त्म कर दिया है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जो नॉलेज होगा वो बच्चों को आउटसाइड यानी बाहरी दुनिया से भी जोड़ने का काम करेगा, ठीक ना, उसके रियल लाइफ से भी जोड़ेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि करिकुलम दैट्स इज गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, जो पाठ्यचर्या है वो बुक से बाहर भी होना चाहिए, ठीक ना, कि पाठ्यचर्या बुक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वो उसके रियल लाइफ से उसको जोड़ दे, उसको कुछ नया करने के लायक बना दे, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि जो बच्चा है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, उसके अंदर एक अपने राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हो, वो राष्ट्र के मूल्यों को समझ सके, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भावना उसमें डेवलप हो सके, या आप एक लाइन में कहेंगे तो वो एक बेहतर इंडियन सिटीजन बनने के लायक हो सके, ऐसा हमें एजुकेशन उसे देना है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि जो एग्जामिनेशन है वो फ्लैक्सिबिलिटी उसमें होगा, ठीक ना, इंटीग्रेटेड होगा यानी लचीलापन होगा, और एक विषय को हम दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाएँगे, ठीक ना। तो इस टाइप का इनके मतलब 5 सिद्धांत हैं, आप ये डायग्राम बना लीजिएगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। बाकी हम लोग आइए एक-एक ठो थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं, ठीक ना। जो पहला सिद्धांत है उसका ये क्या है? टू शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड्स, ठीक ना। हमें शिफ्ट कर जाना है या बच्चे को शिफ्ट करवा ले जाना है, किससे? रोट लर्निंग से, ठीक ना। जो बच्चा रट-रट के याद करता था उससे उसको हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ? मीनिंगफुल लर्निंग में। वो बच्चा अर्थपूर्ण समझ के चीज़ों को समझेगा, वो रट के याद नहीं करेगा, ठीक ना। उसको हमें ऐसा बनाना है कि कनेक्ट इट टू लाइफ इटसेल्फ, वो रटे ना बल्कि अपने जीवन से जोड़कर हम बच्चे को पढ़ाएँगे, ठीक ना। मीनिंगफुल लर्निंग में हमें इसे शिफ्ट करवा देना है बच्चे को, ठीक ना। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, ठीक ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हम उसको नॉलेज देंगे वो नॉलेज उसके सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए, सोसाइटी से जोड़कर बच्चा उससे विजुअलाइजेशन कर सके, ठीक ना। वो बच्चा रियल लाइफ से उस नॉलेज को जोड़कर पढ़ सके, ठीक ना, उसका मतलब समझ सके। तीसरा क्या है? एग्जामिनेशन शुड बी मोर, इसका मतलब क्या है कि जो एग्जामिनेशन होना चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए। हॉलिस्टिक क्या? कि जो एग्जामिनेशन है वो उसका सर्वांगीण विकास करे, ठीक ना, उसके तीनों पक्ष की जांच कर दे। तीनों पक्ष या कह लीजिए पीसीएससी एक फार्मूला होता है,
पी से होता है फिजिकल, सी से होता है कॉग्निटिव, एस से होता है सोसाइटी, ई से होता है इमोशनल। यानी बच्चे का शारीरिक, ज्ञानात्मक और सामाजिक और सांवेगिक चारों प्रकार का विकास हो सके, उसका डेवलप हो सके, इस प्रकार हमें एग्जामिनेशन को बनाना है, ठीक ना। और एग्जामिनेशन में जो एनसीएफ है वो सीसीई को भी सपोर्ट करता है। मतलब एग्जामिनेशन के क्षेत्र में एनसीएफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, हॉलिस्टिक की बात करता है, ठीक ना, सर्वांगीण विकास की सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंशन इवोल्यूशन की भी बात करता है, सतत मूल्यांकन की बात करता है, एक बार नहीं, मतलब उसका बार बार मूल्यांकन होता रहे, ठीक ना। एनईपी में आपने देखा होगा सीसीई की बात की गई है, मूल्यांकन की बात की गई है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। जो करिकुलम होगा, जो पाठ्यचर्या होगा, वो टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं होगा, टेक्स्ट बुक के आर पार होगा, उससे भी पार जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि जो करिकुलम होगा उसमें ढेर सारी एक्टिविटीज करने को होंगी, बच्चा एक्टिविटीज करने के लिए कैपेबल बन सकेगा, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए वो तैयार हो सकेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार हो सकेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, जो एनसीएफ है वो पांचवा क्या है, उसका सिद्धांत है नर्सरिंग इन ओवर राइडिंग आइडेंटिटी, ठीक ना। बच्चा जो है वो स्कूल से जब निकले तो उसको नेशनल वैल्यूज पता हो, वो बेस्ट इंडियन सिटीजन बन के निकले, वो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहे, राष्ट्र के लिए अपना योगदान वो देना चाहे, ऐसा हमें एजुकेशन को बनाना है, ठीक ना। फिर इसके बाद एनसीएफ के अंतर्गत हम लर्निंग एंड नॉलेज में थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा सा सिद्धांत है, ठीक ना, कि जो लर्निंग और नॉलेज है, जो अधिगम है, वो कैसा होना चाहिए, वो किस अप्रोच के साथ हमें अधिगम सिद्धांत को अप्लाई करना है, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक ना। नॉलेज और अधिगम में दोनों में हमारा दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण की एनसीएफ बात करता है, हॉलिस्टिक दृष्टिकोण की, ठीक ना। इंटेग्रेटेड अप्रोच की भी बात करता है। इंटेग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ कर पढ़ाना, जिससे चीज़ें उसे उपयोगी लगे, ठीक ना। ऐसा ना लगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो बाकी के क्षेत्र में इसका कुछ यूज ही नहीं है, ठीक ना। तो सारे सब्जेक्ट को जब हम एक ही जगह एकत्रित करके या एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक ना। फिर इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, कुछ एनसीएफ के महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि जानना जरूरी है। एनसीएफ 9 सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, 9 में कुछ लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक ना। और एनसीएफ जो कालांश यानी जो पीरियड होते हैं क्लासरूम में, ये 1 पीरियड 2 पीरियड होता है ना, उसमें 35 मिनट के टाइम को आइडियल ड्यूरेशन मानता है, आदर्श समय मानता है एनसीएफ, ठीक ना। एनसीएफ लैंग्वेज के विषय में क्या बात करता है, सबसे पहले ये मदर टंग यानी मातृभाषा को सपोर्ट करता है। ये मानता है कि प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, और इसके साथ 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी सपोर्ट करता है, त्रिभाषा सूत्र को भी अप्लाई करने के लिए ये कहता है प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक ना। फिर इसके बाद जो त्रिभाषा फार्मूला में कौन कौन से भाषा आते हैं, तो एक पहला मातृभाषा होना चाहिए, दूसरा हिंदी होना चाहिए, और तीसरा कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, कोई भी चलेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद एनसीएफ जो है वो बहुभाषिकता को भी सपोर्ट करता है, यानी मल्टीपल लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करता है। भारत क्या है, एक विविधताओं का देश है, इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, ठीक ना। तो इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक ना, मल्टीलिंगुअलिज्म को भी ये सपोर्ट करता है। यानी कि जो मान लीजिए कि एक क्लासरूम में ढेर सारे भाषाओं वाले बच्चे होंगे, कोई उसमें पंजाबी होगा, कोई उसमें मराठी होगा, कोई उसमें भोजपुरी होगा, ठीक ना। तो किसी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक ना, या किसी बच्चे को रोकना नहीं है, उसके भाषा में पढ़ाते हुए उसे आगे बढ़ाना है, ठीक ना। वहाँ पे बच्चे को दबाना नहीं है, वहाँ पे क्लासरूम के अंदर मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। एनसीएफ इस सिद्धांत को सपोर्ट करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, एनसीएफ बच्चों को दंड देने के लिए सपोर्ट नहीं करता, ठीक ना। वो बच्चे को मानता है कि एक फ्रेंडली तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चा डिस्कम्फर्ट में तो नहीं बैठा है, ये भी चेक करना एनसीएफ मतलब इस बात पे जोर देता है कि बच्चा वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कहीं उसको डिस्कम्फर्ट तो वहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक ना। फिर इसके बाद एनसीएफ ये भी देखता है कि विद्यालय में शौचालय, नल वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है। रोट लर्निंग का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, ये मीनिंगफुल लर्निंग पे
जोर देता है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो एनसीएफ योजना बनाता है उसका इम्प्लीमेंट की जिम्मेवारी किस पे होती है, एससीईआरटी पे होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड डाइट पे होती है। डाइट एक जिला कार्यालय होता है एजुकेशन से संबंधित, ठीक ना। तो ये दोनों मिलकर इसका इम्प्लीमेंट करते हैं या इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो यही दोनों करवाते हैं, ठीक ना। एनसीएफ 22 भाषाओं में एनसीएफ का प्रस्तुतिकरण किया गया है। एनसीएफ 2005 का 17 राज्य जो भारत के हैं उनके सिलेबस को इम्पैक्ट करता है एनसीएफ 2005, ठीक ना। और एनसीएफ मेन रूप से किन किन बातों पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, तो आपको यही देखना है कि ये सीखने पे जोर देता है, रटने पे जोर नहीं देता है, लचीलापन पे जोर देता है। जो एग्जामिनेशन होना चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो एकदम कड़ा नहीं होना चाहिए। बहुभाषिकता पे जोर देता है, मल्टीपल लैंग्वेज को लेकर चलते रहना और उसी मेथड पे पढ़ाने के लिए सपोर्ट करता है। रियल लाइफ से बच्चों को जोड़ने की सबसे अधिक बात ये करता है, ठीक ना। शिक्षा एक बोझ के रूप में न बने, इस सिद्धांत को बदल कर वो रियल लाइफ से जोड़ने पर एजुकेशन को जोर देता है। तो आपके एग्जाम में यदि एनसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी बेस पे उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। यदि आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमएट से रिलेटेड कोई भी एमएट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं उस पर सेंड कर देता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट या नोटिस वगैरह रहता है तो, ठीक ना। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग को मैं प्रैक्टिस सेट्स करवाने के लिए सोच रहा हूँ जल्दी ही, बस तो हो सकता है आपके कल से प्रैक्टिस सेट्स शुरू हो जाएं, ठीक ना। तो आप लोग को कल से मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट्स हल करने को, तो प्लीज़ एक्टिव हो जाइए थोड़ा सा और ऊर्जावान रहिए, ठीक ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।